वेलकम टू माय चैनल वन विजन एमबीबीएस। आज का हमारा टॉपिक है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ओके, तो आज हम डिस्कस करेंगे उसके डेफिनेशन, इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल फीचर्स, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। ओके, फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ओके, तो डेफिनेशन में मैंने लिखा है यहाँ पे, देयर इज अ परसिस्टेंस प्रोडक्टिव कफ फॉर एटलीस्ट 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स फॉर एटलीस्ट 2 और मोर कंसेक्यूटिव ईयर्स इन द एब्सेंस ऑफ एनी आइडेंटिफाइबल कोज। ओके, तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम क्या है कि जो कफ प्रोडक्शन होना फॉर एटलीस्ट 3 मंथ्स फॉर एटलीस्ट 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स। ओके, तो यहाँ पे जो उसका कफ प्रोडक्शन का जो मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर है स्मोकिंग। तो यहाँ पे मैंने इटियोपैथोजेनेसिस में लिखा है कि स्मोकिंग इज द मोस्ट कॉमन इटियोलॉजिकल फैक्टर। उसकी वजह से यहाँ पे प्रोडक्टिव कफ फॉर्मेशन होता है। स्मोकिंग किस तरह से प्रोडक्टिव कफ का फॉर्मेशन करता है वो यहाँ पे हम समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने इटियोपैथोजेनेसिस में लिखा है कि मोस्ट कॉमन फैक्टर क्या है स्मोकिंग, एंड अदर फैक्टर है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, इन्फेक्शन एंड फैमिलियल एंड जेनेटिक फैक्टर। ओके, तो फर्स्ट हम देखते हैं कि स्मोकिंग के रिलेटेड जो पैथोजेनेसिस है उसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या करता है कि स्मोकिंग इरिटेट्स द म्यूकोजा। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, देयर इज अ हाइपरट्रोफी ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, और उसकी वजह से कफ प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। ओके, तो ये है फर्स्ट इटियोलॉजिकल फैक्टर, फर्स्ट इटियोपैथोजेनेसिस। दूसरा है स्मोकिंग क्या करता है कि जो इट्स इम्पेयर दी सीलियरी मूवमेंट। ओके, हमें पता है कि जो ट्रेकिया में और जो रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है उसमें जो मेन एपिथेलियल लाइनिंग होती है वो सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियल सेल होते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो सूडो स्ट्रेटिफाइड जो सिलिएटेड कॉलमनर सेल होते हैं उसमें जो सिलिया का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो सिलियरी मूवमेंट की वजह से जो कफ है उसको बाहर निकालना। ओके, लेकिन जो स्मोकिंग की वजह से क्या होता है कि जो सिलियरी मूवमेंट है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्मोकिंग इम्पेयर्स दी सिलियरी मूवमेंट। ओके, उसकी वजह से कफ प्रोडक्शन होता है। तीसरा मैंने लिखा है इट्स इनिबिट्स द फंक्शन ऑफ एल्यूलर मैक्रोफेज। ओके, फोर्थ वन लिखा है मैंने इट्स स्टिमुलेट द वेगस एंड ब्रोंको, इट्स विल लीड टू द ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको जो दो मोस्ट इटियोपैथोजेनेसिस है वो आपको याद रखना चाहिए कि जो स्मोकिंग है वो क्या करता है कि इट्स इरिटेट द म्यूकोजा, इट्स विल लीड टू द हाइपरट्रोफी ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, इसकी वजह से कफ प्रोडक्शन होता है। और दूसरा है इट्स इम्पेयर द सिलियरी मूवमेंट। यहाँ पे हम देखते हैं मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में। ओके, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में जो मेन पोर्शन अफेक्टेड होता है वो ब्रोंकस होता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने ग्रोस फीचर्स में लिखा है देयर इज अ थिकनिंग ऑफ ब्रोंकियल वॉल एंड इट्स विल बिकम द हाइपरेमिक एंड इडिमेटस। ओके, एंड माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स आपको याद रखना है कि देयर इज अ इंक्रीज रेड इंडेक्स। तो रेड इंडेक्स क्या है, रेड इंडेक्स इज अ बेसिकली रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड लेयर एंड थिकनेस ऑफ वॉल बिटवीन द एपिथेलियम एंड कार्टिलेज। ओके, ओके, तो यहाँ पे हम फिगर में समझते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो सबसे ऊपर होता है वो है एपिथेलियल लाइनिंग, देन बेसमेंट मेम्ब्रेन, देन स्मूथ मसल लेयर, और यहाँ पे है म्यूकस ग्लैंड। ओके, और लास्ट में है कार्टिलेज। ओके, तो रेड इंडेक्स क्या है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड लेयर। ओके, तो ये है म्यूकस ग्लैंड लेयर, उसका थिकनेस, और यहाँ पे जो दूसरा पार्ट होगा वो है थिकनेस ऑफ वॉल बिटवीन द एपिथेलियम एंड कार्टिलेज। ओके, तो यहाँ पे जो म्यूकस ग्लैंड की जो थिकनेस है यहाँ पे मैंने बताया, लेबल किया है ए। ओके, यहाँ पे ये म्यूकस ग्लैंड लेयर है उसका थिकनेस, एंड जो दूसरी थिकनेस होगी वो होगा बिटवीन द एपिथेलियम एंड कार्टिलेज। ओके, तो उसको रेशियो को हम कहते हैं रेड इंडेक्स। तो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या होता है कि जो आगे बताया उसी तरह इटियोपैथोजेनेसिस में मैंने क्या बताया कि देयर इज अ हाइपरट्रोफी ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड। ओके, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे जो स्मोकिंग है म्यूकोसा को इरिटेट करता है, उसकी वजह से देयर इज हाइपरट्रोफी ऑफ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो म्यूकस ग्लैंड लेयर है उसकी हाइपरट्रोफी होगी, और हाइपरट्रोफी होने की वजह से यहाँ पे जो थिकनेस है म्यूकस ग्लैंड की वो इंक्रीज होगी, और म्यूकस ग्लैंड की थिकनेस जो इंक्रीज होगी तो उसकी वजह से रेड इंडेक्स भी इंक्रीज होगा, क्योंकि रेड इंडेक्स क्या है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ म्यूकस ग्लैंड लेयर एंड थिकनेस ऑफ वॉल बिटवीन द एपिथेलियम एंड कार्टिलेज। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो म्यूकस ग्लैंड लेयर की हाइपरट्रोफी होगी उसकी वजह से जो म्यूकस ग्लैंड लेयर की थिकनेस है वो भी इंक्रीज होगी, उसकी वजह से रेड इंडेक्स भी इंक्रीज होगा। तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स में आपको याद रखना है कि देयर इज ए इंक्रीज रेड इंडेक्स। ओके, दूसरा फीचर्स है bronchial epithelium may show the squamous metaplasia and dysplasia. It will increase the risk of the bronchogenic cancer. ओके,
तो ये दूसरा फीचर्स है। और तीसरा फीचर्स है देयर इज़ अ लिटल क्रोनिक इन्फ्लामेटरी सेल इनफिल्ट्रेशन। ओके, यहाँ पे मैंने फिगर में बताया कि जो यहाँ पे क्या होता है कि जो इन्फ्लामेटरी सेल्स है वो भी इनफिल्ट्रेट्स करते हैं। ओके, और फोर्थ वन है गोबलेट सेल हाइपरप्लेसिया कैन ऑल्सो बी सीन। ओके, तो यहाँ पे जो गोबलेट सेल लेयर है उसका भी हाइपरप्लेसिया होता है। ओके, तो माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो याद रखना है। देयर इज अ हाइपरट्रोफी ऑफ म्यूकस ग्लैंड लेयर। ओके, तो उसकी वजह से क्या होगी कि रेड इंडेक्स भी इंक्रीज होगा। दूसरा फीचर्स आपको याद रखना है, समटाइम्स देयर इज अ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स और गोबलेट सेल हाइपरप्लेसिया मे बी सीन। ओके, तो ये हो गए माइक्रोस्कोपिकल फीचर्स के बारे में। ओके, तो लास्ट हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है परसिस्टेंट कफ फॉर्मेशन फॉर द लॉन्ग टाइम। वो तो हमने डेफिनेशन में दिखा कि देयर इज अ क्रोनिक ब्रोंकाइटिस का मतलब भी होता है कि देयर इज अ persistent productive cough formation for the at least 3 consecutive months for at least 2 years. ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स होगा प्रोडक्टिव कफ फॉर्मेशन होना फॉर द लॉन्ग टाइम। दूसरा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स है ब्लू ब्लोटर्स ड्यू टू साइनोसिस, क्योंकि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो डिक्रीज होता है। ओके, तो उसके हम मैकेनिज्म देखते हैं। ओके, तो मैकेनिज्म में क्या आएगा, ये आगे मैंने फिगर में बताया उसी तरह देखिए। तो ये है लास्ट पार्ट रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ओके, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द एल्यूलर डक्ट्स। ओके, ये है एल्यूलर डक्ट्स एंड एल्यूलर डक्ट्स विच आर ओपन इनटू द एल्यूलर सेक। ओके, तो ये है एल्यूलर सेक। ओके, तो यहाँ पे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में मैंने बताया उसी तरह जो उसका जो ग्रोथ फीचर्स है क्या है कि जो ब्रोंकियल्स उसमें अफेक्टेड होता है और यहाँ पे होता है ब्रोंकियल वॉल थिकनिंग। ओके, क्योंकि यहाँ पे परसिस्टेंट प्रोडक्टिव कफ फॉर्मेशन होने की वजह से जो ब्रोंकियल्स वॉल है वो थिक हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे मैं फिगर में बताता हूँ, यहाँ पे होती है ब्रोंकियल वॉल थिकनिंग। ओके, तो ये है ब्रोंकियल वॉल थिकनिंग बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंट कफ फॉर्मेशन। ओके, और यहाँ पे क्या होता है कि जो ब्रोंकियल वॉल थिकनिंग हो जाने की वजह से जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ओके, उसी तरह उसकी वजह से हम एम्फाइसेमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस को क्या बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इसकी वजह से यहाँ पे जो O2 है उसका लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो O2 है वो उसका ट्रांसपोर्ट मतलब उसका एक्सचेंज नहीं होगा। ओके, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओके, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 डिक्रीज हो जाने की वजह से हमें साइनोसिस देखने को मिलता है और उसी साइनोसिस को हम कहते हैं ब्लू ब्लोटर्स। ओके, तो यहाँ पे क्लिनिकल फीचर्स में मैंने लिखा है फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स परसिस्टेंट कफ फॉर्मेशन, दूसरा है ब्लू ब्लोटर्स बिकॉज ऑफ साइनोसिस ड्यू टू डिक्रीज पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 बिकॉज ऑफ द ब्रोंकियल वॉल थिकनिंग ड्यू टू परसिस्टेंट कफ प्रोडक्शन। ओके, और तीसरा है फीचर्स ऑफ राइट हार्ट फेलियर, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होता है उसकी वजह से जो वासो कंस्ट्रिक्शन होता है और वासो कंस्ट्रिक्शन हो जाने की वजह से देयर इज अ पल्मोनरी हाइपरटेंशन और पल्मोनरी हाइपरटेंशन फर्दर लीड्स टू द राइट हार्ट फेलियर। ओके, तो ये है क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। तो ओके, तो ये तो पूरा का पूरा हो गया क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में। ओके, थैंक यू।